हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज का मीनिंग होता है कि नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ बेसिक लॉज की ज़रूरत होती है। आज हम उन्हीं लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर फिजिक्स के अंदर कौन कौन से लॉ होते हैं। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। बट उनको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग होता है कि कोई भी वो सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई ना किया जा सके। मीन्स एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि टी रखने के लिए हम एक थर्मस का यूज़ करते हैं। तो जब हम उस टी के लिए थर्मस का यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे जो थर्मस होगी उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब थर्मस के अंदर हम टी रखते हैं तो वो टी हमेशा कैसी रहेगी, काफ़ी टाइम तक, हमेशा नहीं काफ़ी टाइम तक हॉट रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से आइसोलेटेड है। बाहर से जो भी फोर्स होता है उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेंगे कि कौन सा है वो, थर्मस। अब हम देखते हैं कि नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उन सभी फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ बेसिक लॉज की रिक्वायरमेंट होती है। उन बेसिक लॉज को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लॉ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मीन चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ग्लास की रोड है। सबसे पहले है ये एक ग्लास रोड और एक हमने ली है एबोनाइट की रोड। ये एक एबोनाइट मटेरियल है, उसकी रोड ली। अब जब तक हमने इनको रब नहीं किया, मीन्स बिफोर रबिंग दो इंडिपेंडेंट रोड ली है हमने, तो ये भी क्या होगी, न्यूट्रल होगी और ये भी न्यूट्रल होगी। तो इन दोनों पर टोटल चार्ज कितना होगा, 0। लेकिन अब हम इन दोनों रोड को क्या करेंगे, आपस में रब करेंगे। जैसे ही रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एबोनेट की रोड पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि हमने कंसीडर किया है कि ग्लास के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड है। अगर वो बहुत ही लूजली बाउंड होंगे तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही हमने दो ग्लास रोड्स को रब किया है तो उस टाइम पे जो ग्लास के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, एबोनाइट की रोड के पास। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन एबोनाइट के पास चले गए, ग्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट कम हो गई, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ग्लास के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और एबोनाइट की रोड ने इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट किया है। इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना मतलब नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट करना, इसलिए एबोनाइट की रोड पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमने देखा कि रब करने से पहले टोटल चार्ज कितना था, 0। रब करने के बाद हमने इंडिपेंडेंटली देखा तो रोड्स के ऊपर दोनों पर चार्जेस आया हुआ था। बट यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर हम इंडिपेंडेंट सिस्टम की बात नहीं करते, हम ओवरऑल एक सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हम कंप्लीट सिस्टम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कितना चार्ज है, +4e, और यहाँ पर कितना चार्ज है, -4e। तो टोटल चार्ज कितना हो गया आफ्टर रबिंग चार्ज होगा +4e -4e मीन्स 0। तो यहाँ पे टोटल चार्ज बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग 0 है, बट इंडिपेंडेंटली चार्ज आ गया। तो इसको हम बोलेंगे कि हमने चार्ज को ना क्रिएट किया है ना ही डिस्ट्रॉय किया, बट हमने क्या कर दिया, चार्ज को ट्रांसफर कर दिया एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। मीन्स ग्लास की रोड से हमने एबोनाइट की रोड के ऊपर चार्जेस को ट्रांसफर किया। इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम एक और डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स सेम, कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी एक सिस्टम के ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम पर, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिफोर रबिंग भी 0 था और आफ्टर रबिंग भी 0 है। तो ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन भी है। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ।
सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई भी बॉल है, इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो h हाइट है। h हाइट के ऊपर हमने एक बॉल को होल्ड करके रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ। जब इतनी हाइट के ऊपर एक बॉल होगी तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट इतनी है, यहाँ पर जाकर बॉल रुक जाती है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बॉल रुकी हुई है 0, मीन्स हमने क्या लिया, एक छोटी सी बॉल ली, उसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया। जैसे हम थ्रो करेंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगी और उसके बाद वो वापस से नीचे गिर जाएगी। तो वो डिस्टेंस जहां तक वो गई उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे उसकी मैक्सिमम हाइट h, और उस हाइट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। अब वहां पे जाके बॉल रुक गई थी तो इसका मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0। उसके बाद क्या होगा, बॉल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से बॉल जब नीचे गिरेगी, मान लेते हैं कि जैसे वो बॉल यहाँ पर आ गई, नीचे गिर रही है अभी भी कंटिन्यूसली, तो बॉल अब यहाँ से जैसे ही इस पोजीशन पर आएगी, अब उस बॉल की हाइट क्या हो गई, कम हो गई, हाइट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। बट यहाँ पर बॉल अब नीचे की तरफ गिर रही है, मीन्स मोशन में है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह से जैसे ही वो ग्राउंड को टच करने वाली होगी, अब ये बॉल हमने यहाँ से भी गायब कर दिया, अब वो बॉल कहाँ पर होगी, बिल्कुल ग्राउंड के नज़दीक। इस टाइम पे उसकी h की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस टाइम पे, मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हमने उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइंस्टीन, सभी ने नाम सुना होगा, आइंस्टीन क्या है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। तो आइंस्टीन ने एक एनर्जी मास इक्वेशन दी थी, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आइंस्टीन की, वो है E = mc²। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी, E है एनर्जी, M है मास, और C है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइंस्टीन ने क्या कहा था कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम मास को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी में, या फिर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में। अब इस इक्वेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया न्यूक्लियर फिजन का। न्यूक्लियर फिजन का, न्यूक्लियर फिजन के एग्जाम्पल में हम मास किसका लेते हैं, यूरेनियम का। यूरेनियम, जिसको हम लिखेंगे U-296। इसको हमने इसका फिजन करवाया, और फिजन करवाने के बाद हमने क्या ऑब्टेन की, एनर्जी ऑब्टेन की। ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है जो एटम बम बनाने में यूज होती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूरेनियम जो 296 हमने एक एलिमेंट लिया है, इसका एक पर्टिकुलर हम मास लेकर चलते हैं कि इतने ग्राम का या इतने मिलीग्राम का हमने यूरेनियम लिया, और उस यूरेनियम का डिकम्पोजिशन करवा के, मीन्स फिजन करवा के हमने क्या ऑब्टेन कर ली, एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हमने मास को, यूरेनियम को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। इसी तरह से हम एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी बोलता है कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, मीन एक दूसरे के अंदर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। अब है नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उससे पहले हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हमने वेक्टर का सिंबल लगा दिया। लीनियर मोमेंटम का मीनिंग होता है मास इनटू वेलोसिटी।
मीन्स कोई भी बॉडी जो मोशन में है और उस बॉडी का मास नॉन जीरो है, मीन्स कोई भी नॉन जीरो मास की बॉडी अगर मोशन में है तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि उसके पास लीनियर मोमेंटम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल लीनियर मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स सेम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, सेम। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास गन है और उसके अंदर बुलेट है। तो यहाँ पर ये हमने गन ली और इसके अंदर यहाँ पे क्या डली हुई है, एक बुलेट डली हुई है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि कैपिटल एम है वो गन का मास है और स्मॉल एम क्या है, बुलेट का मास है। अब हमने इसको फायर नहीं किया, अभी तक हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है इसकी गन को। तो यहाँ पे फायर करने से पहले लीनियर मोमेंटम कितना होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम, सबसे पहले गन का मास एम, गन की वेलोसिटी, रेस्ट में है गन को तो हमने ऐसे पकड़ के रखा हुआ तो इसकी वेलोसिटी 0, प्लस बुलेट का मास स्मॉल एम। अब बुलेट गन के अंदर ही है, रेस्ट पोजीशन में, तो गन की वेलोसिटी 0, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना हो गया बिफोर फायरिंग, 0। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ से बुलेट को फायर किया उस टाइम पे क्या होगा। तो जब हमने इस यहाँ से बुलेट को फायर किया, बुलेट को फायर करते ही जो बुलेट होगी वो मूव कर जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ वो बुलेट मूव कर गई। तो गन क्या करेगी, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए पीछे की तरफ रिकॉइल कर जाएगी, मीन्स पीछे की तरफ मूव करेगी एकदम से। बुलेट कहाँ पर गई, आगे की तरफ, और गन ने रिकॉइल किया एकदम से पीछे की तरफ। क्यों किया, ताकि वो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सके। अब हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने फायरिंग की, जो बुलेट का मास है m, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया प्लस mv। अब यहाँ से गन रिकॉइल करेगी, गन का मास ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो ये वाला फैक्टर इसके इक्वल आना चाहिए, तो जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो कम होगी क्योंकि गन का मास ज़्यादा है। अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया माइनस mv से, और इन दोनों का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। मान लेते हैं कि अगर इस mv की वैल्यू हमारे पास -5 आई तो यहाँ से +5 आई, तो यहाँ से कितना होगा -5, ओवरऑल कितना बच गया, 0। तो ये होता है आफ्टर फायरिंग। हमने यहाँ पे देखा कि बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हमने यहाँ पे कुछ बेसिक लॉज के बारे में पढ़ा था जो नेचर के फिनोमिनाज को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना। थैंक यू।